बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको व्याकरण की पुनरावृत्ति करा रही हूँ और जिसमें मैंने आपको भाषा की परिभाषा, उसके रूप, भाषा को प्रारंभ करने की उसकी मौलिक इकाई क्या है, वर्ण, और वर्णों के भेद यानी स्वर और व्यंजन, यहाँ तक की चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब मैंने आपको स्वरों की संख्या और व्यंजन की संख्या ये बताई थी और साथ ही साथ आपको लिखकर बोर्ड पर ये भी दिखाया था कि स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अतिरिक्त वर्ण कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो आज वर्णों के भेद, स्वर और व्यंजन से मैं स्वर आपको पढ़ाने चल रही हूँ। तो मैं प्रारंभ करती हूँ। मैं थोड़ा कैमरे को एडजस्ट कर देती हूँ, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और फिर उसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि स्वरों की संख्या बताने के पहले मैंने आपको ये बताया था कि स्वरों की कुल संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या बताया था 33 होती है और दोनों को मिलाकर 44 वर्ण माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी संयुक्त वर्ण होते हैं, जितने भी अयोगवाह होते हैं, उन्हें हम वर्णों की संख्या में नहीं जोड़ते। तो ये जानकारी दी थी। साथ ही साथ मैंने आपको वर्णमाला बताई थी कि वर्णमाला में कैसे लिखा जाता है। तो कभी भी छोटी कक्षाओं के जब बच्चे होते हैं तो उन्हें वर्णमाला का अभ्यास कराया जाता है, तो उसी क्रम से कराया जाता है कि 5 क ख ग घ अंगा, ये 5 वर्ण को एक लाइन में लिखना। उसके बाद वाले कवर के बाद चवर्ग, चवर के बाद टवर्ग, टवर के बाद तवर्ग और तवर के बाद पवर्ग की चीजें पांचों लिखनी होती हैं। और जो पांचों वर्ण के बाद का आखिरी वर्ण होता है उसे हम कहते हैं पंचम वर्ण, जो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। इतनी तक की चीजें मैंने आपको बताई थी और आपने उसे अच्छी तरह से समझा होगा। वीडियो को आपने बार बार देखा होगा तो आपको उतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज मैं आपको स्वर किसे कहते हैं, साथ ही साथ स्वर के कितने भेद होते हैं वो बताने चल रही हूं। तो आप मेरे साथ तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले मैं स्वर की परिभाषा लिख देती हूँ स्वर समझाने के पहले। तो स्वर की परिभाषा, जिसको कि आप नोट कर सकते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना रुकावट, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह की प्राणवायु या हवा बिना रुकावट मुख से बाहर निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो आप उसको देखे होंगे कि वो रोता है तो उसके मुंह से व्यंजन नहीं सुनाई पड़ता, बल्कि क्या सुनाई पड़ता, उसके मुंह से स्वर, आऊ जैसे आवाज, ध्वनियां आती हैं, जो बाद में स्वरों में परिवर्तित हो जाती है उम्र के बढ़ने के साथ साथ। जैसे जैसे उसके उम्र के दिन बढ़ेंगे, 5 महीना 6 महीना जैसे होता जाएगा, उसके स्वर जो होते हैं वो स्पष्ट होने लगते हैं। और फिर उसके बाद थोड़े अभ्यास के बाद, कुछ और उम्र होने के बाद, 1 वर्ष के आसपास व्यंजनों का निर्माण होने लगता है उसके स्वरों के साथ। तो सबसे पहले होता है बिना रुकावट, जो मुख से बाहर निकल सके उसे हम स्वर कहते हैं। तो आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिए कि जिन वर्णों, मैं लिख रही हूं, आप भी मेरे साथ लिखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु यानी बोलने के लिए श्वास की जो जरूरत होती है उसको कहते हैं प्राणवायु, मुख से बिना रुकावट निकलती है, बिना रुकावट निकलती है, तो उन्हें
तो उन्हें स्वर कहते हैं। यानी व्यंजन में उन्हें स्वर कहते हैं। यानी आप कभी भी व्यंजन बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें स्वरों को मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोला जा सकता। अगर आपने कभी वर्ण विच्छेद सीखा होगा तो संभवतः आप इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि अगर हम क बोलते हैं तो इस क के साथ अ का योग होता है और यहाँ एक हलंत लगा होता है। ये हलंत का तात्पर्य होता है कि ये अभी आधा है, अधूरा है। जब ये मिलता है इसके साथ स्वर, तब ये जाके पूरा क के रूप में होता है। तो कभी आप वर्ण विच्छेद अगर पढ़े होंगे तो इस बात को संभवतः जानते होंगे। तो स्वरों के उच्चारण में प्राणवायु मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है, उसे हम स्वर कहते हैं। तो इतनी बात आप अच्छे से जान गए होंगे। और स्वरों की संख्या 11 होती है, 11 होती है, जो मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दिखाया था। फिर आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो मैं स्वरों की संख्या के साथ साथ स्वरों को भी लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे करके मैं स्वर लिख देती हूँ, अ, आ, ई, ओ, री, ए, ऐ, ओ और औ। देखिए अब इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी पूरी संख्या जो है 11 हो गई। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि प्रायः जब हम बच्चों को स्वर व्यंजन सिखाते हैं, उस स्थिति में हम उच्चारण के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्वर लघु है और कौन सा स्वर दीर्घ है। दीर्घ में मात्राएं बड़ी होती हैं और लघु में वो मात्राएं नहीं होती हैं। तो आप देखिए, इसको हम लघु कहेंगे, जिसका उच्चारण हम कैसे कहते हैं, अ, और बड़े वाले को कहते हैं आ। तो अगर बच्चे को नहीं समझ में आता है तो हम उसे छोटा और बड़ा आ कह करके स्पष्ट करने के लिए इस चीज को हम उन्हें कहते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है। छोटे आ का मतलब बिना मात्रा का और बड़े आ का मतलब जिसमें मात्रा का योग हो। तो इसीलिए एक को हम लघु और दूसरे को दीर्घ कहते हैं। अगर व्याकरणिक भाषा में कहें तो हम क्या कहेंगे, एक को हर्ष कहेंगे और दूसरे को दीर्घ कहेंगे। बहुत जगह छोटी कक्षाओं में बच्चों को ऐसे ही सिखाया था, हर्ष ई, दीर्घ ई। यानी दीर्घ ई का मतलब होता बड़ी और हर्ष ई का मतलब छोटी। तो इस तरीके से मैं आपको स्वरों के भेद की पहचान कराती हूँ कि स्वर के भेद कैसे पहचाने जाते हैं। यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यानी स्वर कुल 3 प्रकार के होते हैं। इसी से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि आप स्वर का भेद जान जाएंगे कि एक को हम धीमे बोलते हैं, एक को हम तेज बोलते हैं, एक को कहते हैं अ, दूसरे को कहते हैं आ। एक को बोलने में कम समय लगता है, दूसरे को बोलने में उससे दुगना समय लगता है। तो दूसरे को उसके दुगने समय में बोलते हैं तो एक को हर्ष कहते हैं, एक को दीर्घ कहते हैं। अगर स्वर के भेद की बात करें तो स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ स्वर के भेद। अपने आप आपके समझ में आ जाएगा कि स्वर के कितने भेद होते हैं। और कभी भी कोई आपसे पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हो। इसको कहते हैं हर्ष, इसको कहते हैं दीर्घ और इसको कहते हैं प्लुत। प्लुत देखिए, तो ये 3 हो गए आपके भेद। अगर मैं आपके पढ़ाए हुए स्वर की व्याख्या करूं तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। हर्ष और दीर्घ मैंने अभी आपको समझाया। यानी इसको उच्चारण करने में हर्ष वाला जो यहाँ लिखा है, मैं इधर खड़ी होकर बताती हूँ। तो ये जो हर्ष लिखा है, इसके उच्चारण में जितना समय लगता है
उससे दुगना समय इसके उच्चारण में लगता है और उससे तिगुना समय इसके उच्चारण में लगता है। अपने आप आपको डिफरेंस जो है वो याद हो जाएगा कि हर्ष में बहुत कम समय लगता है, उसका दुगना समय दीर्घ में लगता है और उसका तिगुना समय प्लुत में लगता है। तो प्लुत में लगता है। तो ये आपके व्याख्या मैंने स्वर की करके समझा दी आपको कि स्वर के, अब आपसे कोई भी पूछे तो आप बता सकते हैं स्वर किसे कहते हैं। यानी जिस स्वरों जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है उसे हम स्वर कहते हैं। और जब इस प्राण वायु को कम समय में निकल करके कोई वर्ण उच्चारित होता है तो हर्ष वर्ण होता है, और उससे दुगने समय में कोई उच्चारित होता है तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, और उससे तिगुने समय में जो उच्चारित होता है उसे हम प्लुत कहते हैं। तो इस आधार से अगर हम स्वरों के भेद की बात करें तो स्वरों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर की बात करें तो मैं यहाँ पर अ लिख देती हूँ, यहाँ पर आ लिख देती हूँ, और यहाँ का मैं अभी बाद में बताऊंगी क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर उसके बाद यहाँ छोटे ही लिखे, यहाँ बड़ी, उसी तरह यहाँ छोटा, यहाँ बड़ा। फिर री को अलग कर देते हैं, ए, आए, ओ और आ हो गए। साथ में आपका री होता है। इसमें भी इसको ऐसे लिखेंगे तो इधर आएगा, और इसको अगर ऐसे करते हैं तो ये इसमें भी दुगना समय लग जाता है तो ये बड़ा मान लिया जाता है। तो इस तरीके से आपके हर्ष वर्ण और दीर्घ वर्ण पूरे अलग हो गए। यानी हर्ष वर्ण और दीर्घ वर्ण जो हैं वो एकदम स्पष्ट हो गए हैं कि अ, इ, उ, ए, ओ और री जो है ये हर्ष है, और आ, ई, उ, ए, ओ, री ये आपका दीर्घ वर्ण है। अब आई बारी प्लुत की। तो हम जो शब्द ओम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं ओम, ये आपने कहीं लिखा देखा होगा या पूजा पाठ में कभी सुना होगा कि ओम, ओम का उच्चारण, ओम का उच्चारण करने में बीच में लिखा कैसे जाता है वो देखिए। ये ऐसे लिखा जाता है, ये बीच में ऐसे यस की तरह बना होता है, ये आ का उच्चारण करता है और ये माँ का। अब इसको और इसको बोलने के बीच में यहाँ 3 गुना समय ज्यादा लगना चाहिए। ओम ऐसे। तो आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि हाँ कैसे होते हैं। तो मैंने आपको तीनों चीज बता दी कि स्वर व्यंजन बताने के पहले स्वर की परिभाषा, स्वर के भेद और प्लुत स्वर, उसके तीनों मैंने स्पष्ट कर दिया। तो मैं बोर्ड को रब करूंगी, फिर इसके आगे की चीज आपको समझाती हूँ। वर्ण विच्छेद भी मैंने आपको साथ में बताया है, और स्वरों की मात्राएं जो बतानी होती है मैं यही बता देती हूँ। स्वरों की मात्राएं देखिए, आपको हर्ष वर्ण की कोई मात्रा नहीं लगती, हर्ष वर्ण हमेशा अलग लिखा जाता है। लेकिन अगर दीर्घ वर्ण के साथ उसे जोड़ना है तो यहाँ की लिखी मात्रा यहाँ पर ऐसे हो जाती है। ई की मात्रा में ऊपर लगता है, ऊ की मात्रा में बड़े ऊ की ये बनती है, और अ में आप देख ही रहे हैं ऐसे। इसी तरह से अगर इधर आ जाते हैं तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये एक रहेगा और ये आपका ऐसे। तो ये मैंने मात्राएं भी आपको बता दी। इसी के आधार पे अगर आप यहाँ क लिखते हैं तो और इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर क आ जाएगा, यानी क का। ऐसे जाके सीखा जाता है वर्णों का भेद, जो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए यद्यपि सरल होना चाहिए, लेकिन छोटी कक्षाओं में अगर उन्हें सही ढंग से इसका ज्ञान नहीं दिया गया है तो उन्हें अंततः ये बात समझ में नहीं आती कि वास्तव में ये क्या है, इसका भेद कैसे है, इसके उच्चारण का तरीका क्या है, या इसकी त्रुटियां क्यों होती हैं। तो जो मात्राओं की त्रुटियां बच्चों की होती हैं वो इन्हीं की सही जानकारी न होने के कारण होती है। तो मैं इसे रब करती हूं, आप इसको देख लिए होंगे, और फिर मैं आपको अनुनासिक और निरानुनासिक शब्दों से परिचय कराती हूं। व्यंजन का जो हल चिन्ह वो भी बताऊं, तो मैं इसे रब करने जा रही हूं। तो आप इसको
अपने आप उतार लीजिए, फिर मैं इसको मिटाती हूं। तो आपने अभी तक क्या जाना? अभी तक आपने स्वर जाना, स्वर की परिभाषा जानी, स्वर के भेद जाने, उनके उच्चारण करने का तरीका आपको पता लगा, और साथ ही साथ आपको किसी भी व्यंजन के साथ जब स्वर मिलाया जाता है तो उसके रूप का भी ज्ञान हुआ। तो ये चीजें मैंने आपको बताई। स्वर में हमेशा 11 मैंने लिखा है, जबकि वास्तव में जब आप छोटी कक्षाओं में स्वर पढ़ते हैं तो 2 वर्ण उसके साथ और आते हैं। एक को अन कहते हैं, जो मैंने वर्ण सिखाया था तो आपको बताया था, अन और अह। अब अन और अह ये अनुस्वार कहलाता है, ये आपका अनुस्वार कहलाता है, और ये होता है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुस्वार में हम बिंदी लगाते हैं किसी भी वर्ण के ऊपर, अनुनासिक में हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। अब ये 2 चीजों के साथ साथ मैं आपको बता देती हूं कि अनुस्वार क्या है। तो जितना भी पंचम वर्ण है, जितना भी पंचम वर्ण है, 5वां वर्ण जिसको कहते हैं क, ख, ग, घ, अंगा, तो अंगा इसका पंचम वर्ण है, और पंचम वर्ण हमेशा जो है वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। यानी पंचम वर्ण को ही हम अनुस्वार में परिवर्तित करते हैं। जैसे अगर हम कहें गंगा, तो हम क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। ये हुआ ग के साथ अंगा लगाया और गंगा, लेकिन आजकल हम उसको कैसे लिखते हैं? गंगा। अब ये पंचम वर्ण यहां पर अनुस्वार बन गया है। यही मैं आपको अभी तक समझाना चाह रही हूं कि अनुस्वार आपके समझ में आ जाए कि अनुस्वार कैसे तैयार होता है। तो जितने पंचम वर्ण होते हैं जिनका के उच्चारण में प्राण वायु मुख की अपेक्षा नाक से निकलती है, गंगा, कंघा, हंस, तो नाक से हम बोलते हैं। अनुनासिक हमेशा उसकी प्राणवायु हाफ आपके नाक से जाती है और आधी आपके मुंह से निकलती है, तो उसके उच्चारण में नाक का स्वर तो आता है मगर उससे अनुस्वार से थोड़ा कम आता है। अनुस्वार से वो थोड़ा सा कम होता है, उसमें कुछ हिस्सा मुख से भी उच्चारित होता सा प्रतीत होता है। प्रतीत होता है यानी उसके उच्चारण में हम थोड़ा सा ये मानते हैं कि आधी वायु जो है नाक से निकल के कुछ मुख से भी निकल जाती है, जिसके कारण उसके उच्चारण में अनुस्वार की अपेक्षा कुछ कम होता है कि नाक से निकलना। तो उससे दोनों चिन्ह मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका ये अनुस्वार का चिन्ह है और ये अनुनासिक का है। अगर हम कहते चांद, तो हम कहते हैं चांद। अब देखिए यहाँ चांद, अब देखिए चा तो शुरू किए तो उच्चारण नाक से निकला और द पर आने के पहले ही वो मुख पे आ जाता है, चांद। अब वो मुख से निकलने पर आधा जो होता है अनुनासिक में जाता है, आधा जो होता है जो पूरी तरीके से नाक से निकलता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। ये अनुनासिक और अनुस्वार का अंतर है जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए अन और अह ये 2 वर्ण जो होते हैं, यद्यपि अन का जो होता है वो अनुस्वार में परिवर्तित होता है और अह का जो होता है वो विसर्ग में परिवर्तित होता है। इसको विसर्ग कहते हैं। संस्कृत में ये विसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे आप कहते हैं प्रातः, और इसका उच्चारण कैसे करते हैं? हा की तरह उच्चारण करते हैं। इसका कैसे उच्चारण करते हैं? हा की तरह। विसर्ग का उच्चारण हमेशा हम कैसे करते हैं? हा की तरह करते हैं। यानी हम इसको मान के चलते हैं कि इसका उच्चारण हा से। जैसे हम कहते हैं प्रातः, अतः शब्द होता है प्रातः, तो देखिए यहां 2 बिंदी लग रही, अतः। ये देखिए, ये वास्तव में देखा जाए तो संस्कृत का शब्द है, लेकिन हिंदी और संस्कृत के मेल की बात करें तो हिंदी तो संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। दोनों की लिपि देवनागरी होती है।
तो उसी से उसी का तद्भव रूप जो होता है वो हिंदी हो जाता है। कहने का तात्पर्य संस्कृत के शब्द हिंदी में जब बिगड़ कर आते हैं तो वो तद्भव कहलाते हैं, और जब ज्यों का त्यों आ जाते हैं तब हम उससे क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हो गए हैं। कक्षा 5 तक में आपको लिमिटेड सीमित चीजें बताई जाती हैं जो कि सिर्फ आप जान के लिख सकें, लेकिन कक्षा 6 से ही आपका सही रूप में व्याकरण जो होता है वो शुरू हो जाता है। और व्याकरण का ज्ञान जो होता है वो वास्तव में एक सही ज्ञान प्राप्त करने पे आपको कई चीजें आसानी से आ जाती हैं। बोलना, लिखना और मात्राओं का ज्ञान। तो बोलने के साथ और जैसा बोलेंगे वैसा लिखेंगे, उच्चारण सही होगा तभी आपका लेखन भी सही होगा, तभी आपको सही मात्राओं का ज्ञान भी होगा। ये सारी चीजें होती हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि मैं रब करती हूं क्योंकि समझाने के लिए जगह चाहिए। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये अनुस्वार और ये विसर्ग, ये अनुस्वार, ये आपका अनुस्वार हुआ और ये हुआ आपका विसर्ग। ये दोनों, ये अनुस्वार और ये विसर्ग, ये दोनों को व्याकरण की दृष्टि से अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह यानी ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। ये अयोगवाह न स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं। अगर कभी कोई आपसे पूछे कि अयोगवाह किसे कहते हैं, तो आपको ये जानना चाहिए वो वर्ण जो न स्वर में जोड़ा जाता है न व्यंजन में जोड़ा जाता है, उसे हम अयोगवाह कहते हैं। इतनी जानकारी होती है। और अयोगवाह के जो वर्ण हैं वो अन और आहा हैं। तो आप अयोगवाह की परिभाषा लिख लीजिए, क्योंकि आपके लिए अयोगवाह बिल्कुल नया है लेकिन आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं अयोगवाह भी आपको बता दे रही हूं। अन और आहा वर्ण अयोगवाह कहलाता है। अयोगवाह कहलाता है। ये वर्ण न तो स्वर में जोड़े जाते हैं और न ही व्यंजन में जोड़े जाते हैं। इनका उच्चारण दोनों से भिन्न होता है। ये मैंने आपको अयोगवाह बता दिया, ताकि कभी आपको अयोगवाह पूछा जाए तो आप इसको भी अच्छी तरह से जानते रहें। तो ये मैंने आपको अयोगवाह भी बता दिया। तो आज मैंने आपको क्या क्या बताया, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, एक तरह से कहिए कि पुनरावृत्ति कह लीजिए। तो मैंने आपको वर्णमाला, चूंकि इसके पहले के वीडियो में था तो बीच में कुछ दिन आपकी परीक्षाओं के कारण जो गैप गया, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चीजें याद आ जाएंगी। लेकिन मैंने इसकी पुनरावृत्ति आपसे करके तब मैंने प्रारंभ किया। तो मैंने आपको भाषा बताई, भाषा की परिभाषा बताई, भाषा वर्ण बताए, यानी भाषा की जो मूल इकाई होती है वो वर्ण होती है। वर्णों के भेद बताए कि वर्णों के भेद 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। और साथ ही साथ मैंने स्वर और व्यंजन की संख्या बताते हुए आपको वर्णमाला बताई कि क्रम सही होगा तभी वो वर्णमाला कहलाएगी, अन्यथा वो वर्णमाला नहीं कही जा सकती। तो ये मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से देखा जाए
तो आपको उसके बाद मैं आ गई सीधे स्वर के भेद पर। और स्वर के भेद मैंने बताया कि जिस स्वर को कम समय में बोलते हैं वो हर्ष कहलाता है, जिसको उससे दुगने समय में बोलते हैं उसको दीर्घ कहते हैं, और जो दोनों से भिन्न तिगुना समय लेता है उसे हम प्लुत कहते हैं। वो मैंने लिख के बताया और साथ में उसकी मात्राओं का भी ज्ञान दिया। तो इतनी चीजें मैंने आपको इसके साथ बताई। और दोनों यानी स्वर की संख्या से भिन्न जो दो शेष बचते हैं अन और आहा, वो किस स्तर के जोड़े जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ समझाया कि इन्हें न हम स्वर में जोड़ते हैं न व्यंजन में, और इन्हें हम क्या कहते हैं अयोगवाह। इसका उच्चारण हा की तरह करते हैं और इसका उच्चारण जो होता है नाक से करते हैं अनुस्वार की तरह। तो इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई। तो अब जब आपने स्वर सीख लिया तो आपको व्यंजन भी आसानी से आ जाएगा, क्योंकि व्यंजन जो होता है स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई होगी, तो मैं इसे रब करती हूं। अब मुझे लगता है इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आप अयोगवाह की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप, मैं हट जाती हूँ पीछे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं किनारे हट जाती हूँ हर थोड़ी देर के बाद कि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप आसानी से ले सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इतनी बात आपने जान ली। अब मैं व्यंजन पर आती हूँ और आपको आज मैं व्यंजन की परिभाषा और व्यंजनों की संख्या इतनी चीज बता दूंगी, और इसके अगले वीडियो में मैं आपको व्यंजन को विस्तार से समझाऊंगी। तो आज के लिए मैं इसको रब करके व्यंजन समझाने चल रही हूँ। तो आप भी मेरे साथ अपना स्क्रीनशॉट लेके हेडिंग डाल दीजिए व्यंजन। अब मैंने आपको कहा कि अगर बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके मुख से जो ध्वनि निकलती है, जो बिना रुकावट के निकलती है, वो स्वतः ही स्वर जन्म होते हैं। कोई भी बच्चा आपको जन्म के समय व्यंजनों के उच्चारण की ध्वनि उसके मुंह से नहीं सुनाई देगी। जब भी सुनाई देगा आई ऊ इस टाइप की चीजें आपको ध्वनि, ये स्वर में शामिल होता है, स्वर में। तो और जब उसकी उम्र बढ़ती है तब उसके मुंह से म प क ऐसे व्यंजन निकलना शुरू हो जाते हैं, तो इसको हम व्यंजन कहते हैं। तो स्वरों वर्ण के दूसरे भेद की बात करते हैं, जो मैंने अभी स्वर समझाया आपको। तो वर्ण के दो भेद में स्वर समझा दिया। अब मैं आपको व्यंजन समझाने चल रही हूँ कि स्वर की परिभाषा बताए, इसके भेद बताए, तो अब व्यंजन समझाती। तो मैं हेडिंग डालती हूँ यहाँ पर व्यंजन, कि व्यंजन किसे कहते हैं, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा आपके मुख के अंदर किसी अन्य भाग से टकराती हुई निकलती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे हम कहेंगे क, तो देखिए दांत के बीच से ख, तो क वर्ग सारा एक तरीके से बोला जाता है। जब हम च कहते हैं तो च छ ज सारे एक से बोले जाएंगे। जब हम त में आएंगे तो त थ द ध एक जैसे बोले जाते हैं। प फ ब भ म एक जैसे बोले जाते हैं। यानी सारे वर्णों के जो वर्ग होते हैं उनके उच्चारण का जो तरीका होता है बिल्कुल एक जैसा होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मैं सबसे पहले आपको व्यंजन की परिभाषा समझाती हूँ कि व्यंजन की परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा लिखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु बोलते समय जिस सांस की जरूरत होती है, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मुख के किसी भी भाग से अवरोधित होकर या टकराकर, किसी भी भाग से टकराकर बाहर निकलती है,
निकलती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। ये देखिए, तो मैंने इतनी बात आपको समझा दी कि कैसे बोले जाते हैं। और व्यंजनों की संख्या की बात करें, जैसे लिखकर मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ आपके जानकारी के लिए। क से लेकर आपका जो व्यंजन होता है वो आपका प वर्ग तक आता है, माँ तक मान के चलिए कि हो जाता है व तक आएगा। तो ऐसे कुल संख्या जो होती है इसकी 33 होती है। 33 व्यंजन होते हैं, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको विस्तार में नहीं जा रही। व्यंजन होते हैं और मैं इसको इसलिए विस्तार में नहीं जाऊंगी, इसके विस्तार को लेके मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।